हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांड विड्थ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मतलब इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स में रिड्यूस्ड डेंजरसली हाई बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो ब्रांड विड्थ होता है इसका मेनली पर्पज क्या रहता है, तो जो डेंजरसली हाई फीवर होता है उसको रिड्यूस करना। बहुत ज़्यादा जो फीवर हो जाता है, जैसे मैंने बताया था, जब टाइफाइड की कंडीशन होती उस समय क्या होता है, वहाँ पे फीवर बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ब्रांड बाथ का यूज करते हैं। तो ब्रांड बाथ का मेनली पर्पज क्या रहता है, तो जो हाई फीवर है, हाई फीवर को रिड्यूस करना रहेगा। इसके अलावा प्रिवेंट हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया मतलब जब बॉडी का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसको प्रिवेंट करना ही मेनली इस थेरेपी का पर्पज रहता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट वाइटल आर्गन्स फ्रॉम हीट डैमेज। तो जब हाई फीवर हो जाएगा तो हाई फीवर से क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है या फिर हार्ट हो गया, किडनी हो गया या लीवर हो गया, ऐसे बहुत सारे वाइटल आर्गन्स रहते हैं जिनको डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो ब्रांड बाथ होगा ये क्या करेगा, बॉडी को टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, इससे जो ये आर्गन्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूसेस मेटाबॉलिक स्ट्रेस। जब मेटाबॉलिक रेट जब हाई फीवर होता है वो रिड्यूस होगा, तो फीवर रिड्यूस होने के साथ में जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और जब मेटाबॉलिक रेट कह सकते हैं रेट रिड्यूस होगी तो इससे क्या होगा, जो बॉडी का स्ट्रेस लेवल होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव पेशेंट सर्वाइवल। जो पेशेंट सर्वाइवल की कंडीशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि सीवियर फीवर कंट्रोल हो जाएगा। जब कंट्रोल हो जाएगा उससे क्या होगा, वहाँ पे जो सर्वाइवल के चांसेज होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। कौन कौन से सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले इम्प्रूव्स पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो जो पेरिफेरल, जब वहाँ पे हम ब्रांड बाथ देते हैं तो साथ में क्या करते हैं, वहाँ पे फ्रैक्शन रब भी करते हैं, रबिंग करते हैं। तो फ्रैक्शन रबिंग से और वहाँ पे जो कोल्ड एक्सपोजर दे रहे हैं उससे क्या होता है, जो हमारा पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। क्योंकि जब हम कोल्ड वाटर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, उसके बाद रिबाउंड वेसो डायलेशन होता है। इसके अलावा साथ में हम क्या करते हैं, वहाँ पे रबिंग करते हैं, तो रब करने से वहाँ पे भी क्या होगा, जो सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है। इस सेकेंड, रिड्यूसेस ड्रिलिज एसोसिएटेड विद द हाई फीवर। तो जब बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे कम होने से क्या होगा, जो हाई फीवर होगा उससे वहाँ पे उसके कारण वहाँ पे क्या होता है, ड्रिलिज या फिर कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो जब हाई फीवर रिड्यूस होगा, बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा, तो जो कन्फ्यूजन जैसी कंडीशंस हैं या जो डेलोरिज्म की कंडीशन है वो भी क्या होती है, वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा डिक्रीजेस कार्डियोवैस्कुलर वर्कलोड। अब जब फीवर डिक्रीज हो गया, फीवर डिक्रीज होने से क्या होगा, जो हार्ट रेट होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। हार्ट रेट कम होगी तो कार्डियोवैस्कुलर वर्कलोड या कह सकते हैं जो हार्ट पे वर्कलोड होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा प्रमोट पेशेंट कंफर्ट। अब जो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है, नॉर्मल हो गया बॉडी का टेम्परेचर, तो पेशेंट भी कंफर्ट फील करेगा, उसको भी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग्ड फीवर। तो जो प्रोलॉन्ग्ड फीवर था, ठीक है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही थी, जैसे कि डिहाइड्रेशन या कन्वर्जन जैसी प्रॉब्लम्स, आर्गन डैमेज होने के चांसेस बढ़ गए थे। ठीक है, एग्जेशन की कंडीशन हो गई, तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ गए थे। तो क्या जब हम ब्रांड बाथ वहाँ पे देंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, फीवर भी रिड्यूस होगा, और जितनी भी ये सारी कंडीशंस हैं, चाहे डिहाइड्रेशन हो, कन्वर्जन्स हो, ठीक है, और एग्जिस्टेंस हो, ये सारी कंडीशंस, वहाँ पे आर्गन डैमेज की कंडीशंस हो गई, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये भी रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, उनको रिड्यूस करने में कह सकते हैं ये हेल्प करता है। अब ये प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे। अब बात करते हैं वहाँ पे
इक्विपमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे, जो कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, कैसे इसका प्रोसीजर क्या क्या रहता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सी बात करते हैं, बाथ टब की। तो बाथ टब, अ लार्ज बाथ टब कैपेबल फॉर अ फुल बॉडी इमर्शन। तो जो बाथ टब रहता है ये क्या होना चाहिए, थोड़ा लार्ज होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के जो पेशेंट रहेगा उसकी होल बॉडी को इसमें इमर्ज करना होता है एक्सेप्ट हेड रीजन को, ठीक है, स्कल को छोड़ के, हेड रीजन को छोड़ के बाकी जितना भी बॉडी पार्ट रहता है उसको क्या करते हैं, इसमें इमर्ज करते हैं। तो इमर्ज करने के लिए इसमें जो बाथ टब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थोड़ा लार्ज होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो सके, पूरी बॉडी उसमें इमर्ज हो सके। इसके अलावा कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे वाटर मेंशनड बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस टू 21 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो कोल्ड वाटर लिया जाएगा, ठीक है, उसका वो टेम्परेचर कितना चाहिए, 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड वहाँ पे कूलिंग के लिए इसको एक आइडियल रेंज इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, जो 18 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, एक आइडियल टेम्परेचर कोल्ड वाटर के लिए माना जाता है। तो इतना वहाँ पे टेम्परेचर लेंगे। इसके अलावा आइस क्यूब यूज टू ग्रेजुअली रिड्यूसेस वाटर टेम्परेचर। तो हम जो टेम्परेचर यूज करेंगे वहाँ पे, तो जो टेम्परेचर यूज करेंगे उसका क्या होना चाहिए, सबसे पहले 21 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करना चाहिए। अगर वहाँ पे सडनली हम एकदम से लो टेम्परेचर यूज करेंगे तो उससे वहाँ पे सडन शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर हम वहाँ पे यूज करेंगे उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे, ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस से शुरू करेंगे और धीरे धीरे वहाँ पे 18 के बाद 15, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन के अनुसार या पेशेंट जितना टॉलरेट कर सकता है उनके उसके अनुसार वहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक आइडियल रेंज 18 टू 21 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मामीटर की। अब थर्मामीटर का यूज क्या होता है, थर्मामीटर क्या करता है, वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसको मीजर करने के लिए जो बाथ टब का टेम्परेचर होगा उसको मीजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जो बाथ टब वाटर है, कोल्ड वाटर है, उसके टेम्परेचर को वो हमेशा मॉनिटर करता रहेगा, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर पेशेंट की बॉडी के टेम्परेचर को चेक करता रहता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को करते हैं, एक क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को वहाँ पे चेक करेगा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, दूसरा वाटर थर्मामीटर में वाटर का टेम्परेचर चेक करता है, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इफेक्टिव रहे और पेशेंट भी सेफ्टी रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे सडन टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं आइस कैप और कोल्ड कंप्रेशन। तो आइस कैप या कोल्ड कंप्रेशन पेशेंट के हेड पे लगाएंगे, क्योंकि जब ब्रेंड बाथ वहाँ पे हम दे रहे हैं उसके दौरान क्या होगा, जो बॉडी होगा बॉडी को कोल्ड वाटर में इमर्ज करते हैं, लेकिन जो हमारा ब्रेन होगा वो सबसे बॉडी का सेंसिटिव ऑर्गन रहता है, इसीलिए जो हेड होगा हेड को वहाँ पे इसके अलावा वहाँ पे कह सकते हैं कूलिंग देने के लिए आइस कैप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कोल्ड कंप्रेशन कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका कारण क्या रहता है, तो मेनली इसका कारण क्या रहता है, तो जो ब्रेन का टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल रहता है, ठीक है, और वहाँ पे जो सीवियर हेडेक की कंडीशन होती है वो भी रिड्यूस होती है। नेक्स्ट है टॉवेल फॉर ड्राइंग द पेशेंट आफ्टर द बाथ। तो बाथ के बाद क्या होता है, पेशेंट जो रहेगा पेशेंट को वहाँ पे ड्राई करने के लिए, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो एक्सेसिव कूलिंग हो गई है वो भी वहाँ पे रुक जाएगी और साथ में क्या होगा, जो स्किन हो जाएगी वो भी ड्राई कह सकते हो जाएगी। तो इससे क्या, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो भी धीरे धीरे वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, पेशेंट को भी ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसको क्या करेंगे, पेशेंट को वहाँ पे ड्राई करेंगे, ठीक है। आप जो बाथ देने के बाद क्या करेंगे, कम्प्लीटली उसको कॉटन के टॉवल से उसको ड्राई करेंगे, जिससे वहाँ पे क्या रहेगा, इन्फेक्शन का भी रिस्क कम रहेगा और पेशेंट को वहाँ पे ठंड भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है वार्म ब्लैंकेट, क्योंकि कोल्ड वाटर दे रहे हैं तो टू प्रिवेंट एक्सेसिव हीट लॉस आफ्टर ट्रीटमेंट। तो बाथ के बाद जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट को वार्म जो ब्लैंकेट रहता है उससे कवर कर दिया जाता है, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंकेट क्या करेगा, जो बॉडी की रिमेनिंग हीट कह सकते हैं होता है उसको कंजर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
क्योंकि कोल्ड वाटर अप्लाई कर रहे हैं, कोल्ड वाटर अप्लाई करने से क्या होता है, एक्सेसिव हीट का लॉस होगा, ठीक है, वहाँ पे स्वेरिंग जैसी कंडीशन डेवलप होने लगती है, पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो इसके लिए पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसको क्या करेंगे, वहाँ पे वो वार्म ब्लैंकेट या किससे उसे कवर कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे मॉनिटरिंग इक्विपमेंट भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, जब हम वहाँ पे प्रोसीजर कर रहे होते हैं उसके दौरान वहाँ पे क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि कोल्ड वाटर अप्लाई कर रहे हैं। कोल्ड वाटर अप्लाई करने से क्या होगा, वहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज कर सकता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन ना हो, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर अपरेटस यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्टेथोस्कोप, ऐसा नहीं कि हार्ट रेट वहाँ पे उसकी बढ़ गई है, पल्स चेक करते रहेंगे, ऐसा नहीं हार्ट से रिलेटेड कोई एबनॉर्मल कंडीशन वहाँ पे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए वहाँ पे यूज करते हैं। ऐसे ही पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे उसका SpO2 चेक कर सकते हैं, पल्स रेट चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टेप वॉच और टाइमर भी रहेगा, क्योंकि जो जितने ड्यूरेशन के लिए हमको वहाँ पे पेशेंट को इमर्ज करना है वाटर में, वो ड्यूरेशन देखते रहेंगे, क्योंकि अगर मान लिया ज़्यादा देर के लिए उसको इमर्ज कर दिए तो हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर लो है, ज़्यादा देर तक वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा और ही ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा, तो हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन वहाँ पर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट प्रिपरेशन। आप पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले बिफोर बिगिनिंग द ट्रीटमेंट एक्सप्लेन द प्रोसीजर क्लियरली। तो पेशेंट को प्रिपेयर करना क्या मतलब हो गया, जब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले ही जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में हम बताएंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट डरेगा कम और उसको एंजाइटी कम होगी, ठीक है, वो भी एक कह सकते हैं कोऑपरेट करेगा पेशेंट, ठीक है। ऑब्टेन्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसके अलावा ट्रीटमेंट से पहले क्या करेंगे, पेशेंट या फिर कोई उसका अटेंडेंट है उससे क्या करेंगे, कंसेंट साइन करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मीजर्स बेस लाइन टेम्परेचर। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या करेंगे, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद उसका टेम्परेचर क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करने के लिए वहाँ पे टेम्परेचर चेक करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। इसके अलावा उसका रिकॉर्ड पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, तो ये सारी जितने कह सकते हैं वाइटल ऑर्गन, वाइटल रहता है उसका वाइटल चेक करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, पल्स रेट चेक करेंगे, ठीक है। पेशेंट फिट है कि नहीं फिट है, पता लगे पेशेंट अनफिट है, पहले से ही हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोल्ड वाटर अप्लाई करेंगे तो वो और ज़्यादा वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे ट्रीटमेंट से पहले क्या करेंगे, सारी चीज़ें हम वहाँ पे उसके वाइटल साइंस लेते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे हिस्ट्री लेते हैं। एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर इफ़ नेसेसरी। अगर उसका यूरिनरी ब्लैडर फिल है तो क्या करेंगे, पेशेंट से पहले यूरिन पास आउट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो, ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पर जो पेशेंट है वो डिस्कम्फर्ट ना फील करे। इसके अलावा रिमूव अननेसेसरी क्लॉथिंग, जो एक्स्ट्रा क्लॉथ होंगे उनको भी क्या करेंगे, हटाने के लिए उसको बोलेंगे पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा इंश्योर पेशेंट प्राइवेसी, और जो पेशेंट रहेगा पेशेंट की प्राइवेसी को भी इंश्योर करेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो, पेशेंट वहाँ पे कंफर्टेबल फील हो, ठीक, और वहाँ पे पेशेंट को कोई डिग्निटी जैसी कंडीशन वहाँ पे ना होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योर पेशेंट प्राइवेसी, क्या है, एसेस द पेशेंट एबिलिटी टू टॉलरेट कोल्ड थेरेपी। तो चाहे डॉक्टर हो या थेरेपिस्ट हो, वो पेशेंट को कोल्ड थेरेपी कह सकते हैं वहाँ पे अडॉप्ट कर पाएगा, उतना टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये वहाँ पे डॉक्टर्स को इवेलुएट करना पड़ता है, ठीक है, इवेलुएट करना चाहिए। क्यों, कारण क्या है, मान लिया कोई पेशेंट है, कार्डियक प्रॉब्लम है या फिर कोई सीवियर कह सकते हैं कोल्ड वाटर से वहाँ पे एलर्जी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस काज हो सकती हैं। तो सारी चीज़ें पहले चेक करेंगे, पेशेंट ये असेस करेंगे
कि पेशेंट जो है वो कोल्ड वाटर को टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें करने के बाद ही क्या करेंगे, हम पेशेंट को वहाँ पे प्रोसीजर, उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अब बात करते हैं जब पेशेंट प्रिपरेशन हो गया, अब प्रिपरेशन क्या करेंगे, बाथ का, जहाँ पे हम जो इक्विपमेंट्स हैं, जो बॉडी और जो बाथ टब का टेम्परेचर रखना है, वाटर का टेम्परेचर रखना है, ठीक है, उन चीज़ों को हम क्या करेंगे वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले फिल द टब, बाथ टब विथ वाटर एट अप्रॉक्सीमेटली 21 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, जो बाथ टब लेंगे उसका टेम्परेचर कितना रखेंगे, 21 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, ठीक है। टब वाटर फिल करने के बाद जो उसका टेम्परेचर लेंगे वो 21 डिग्री। मैंने बताया था उसका कारण क्या है, वहाँ पे जो कोल्ड एक्सपोजर दे रहे हैं उसको सडन कोल्ड एक्सपोजर ज़्यादा ना लगे, उसको कम करने के लिए इसको दिया जाता है। फिर ग्रेजुअली ऐड आइस अंटिल द वाटर रीचेज 18 डिग्री सेल्सियस। फिर उसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे आइस के क्यूब्स डाल करके बॉडी के जो वाटर का टेम्परेचर है उसको 18 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस करने से जो पेशेंट है, पेशेंट की एडाप्टेबिलिटी बढ़ेगी, वहाँ पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को अडाप्ट कर पाएगा, टॉलरेट कर पाएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूसली मॉनिटर वाटर टेम्परेचर, और फिर वहाँ पे जो वाटर थर्मामीटर है, थर्मामीटर के थ्रू हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर होगा बाथ टब का उसका कंटिन्यू हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर मान लिया कोल्ड हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हॉट हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कीप ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट रेडिली अवेलेबल। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जितने भी इक्विपमेंट होंगे उनको क्या करेंगे, पहले ही हम रख लेंगे पास में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में वहाँ पे टाइम का लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम प्रिपरेशन के टाइम में रखेंगे। पहले हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, फिर वहाँ पे जो बाथ टब है या फिर वहाँ पे जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए हम वहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, कैसे प्रोसीजर आगे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मीजर्स एंड रिकॉर्ड बेस लाइन वाइटल साइंस। तो सबसे पहले टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, बीपी है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जिससे क्या हो, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव हो और वहाँ पे असेसमेंट उसका किया जा सके। नेक्स्ट अप्लाई, सेकेंड स्टेप क्या है, अप्लाई एन आइस कैप आर कोल्ड कंप्रेशन ओवर द पेशेंट हेड। तो जो हेड रीजन होगा, हेड रीजन पे आइस कैप लगा सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो ब्रेन होगा, ब्रेन ओवर हीटिंग से वहाँ पे प्रोटेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है असिस्ट द पेशेंट इनटू द बाथ टब स्लोली। फिर पेशेंट को धीरे धीरे क्या करेंगे, बाथ टब में हम उसको इमर्ज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर सडन वहाँ पे इमर्सन करते हैं तो उसकी वजह से शॉक या डिजनेस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप 4 है इमर्ज द बॉडी अप टू द नेक व्हाइल कीपिंग द हेड एबव वाटर। तो मैंने बताया भी था, जो इसमें कैसे करते हैं, यहाँ पे पूरी बॉडी को और नेक रीजन तक जो बॉडी रहती है उसको कहाँ जो वाटर रहेगा उसमें इमर्ज करेंगे, लेकिन हेड को वाटर से वहाँ पे बाहर रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कूलिंग इफेक्ट होगा हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी पे इक्वली मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो पेशेंट होगा वो हेड ऊपर रहेगा तो आसानी से वहाँ पे ब्रीदिंग भी कर सकता है। आपको स्टेप 5 क्या है, कंटिन्यूसली रब द पेशेंट्स स्किन विथ द सॉफ्ट टॉवेल और हैंड टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन। तो स्टेप 5 में क्या होगा, जो थेरेपिस्ट होगा वो लगातार क्या करेगा, वहाँ पे जो स्किन्स होती है उसको रब करता रहता है। रब करने से क्या होगा, वहाँ पे पेरिफेरल जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो इंक्रीज होगा और वहाँ पे कोल्ड वाटर के कारण वहाँ पे एक्सेसिव वेसो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब वेसो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो पेरिफेरल सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा और पेशेंट वहाँ पे कंफर्ट फील करेगा, ठीक है। अब स्टेप 6 क्या है, मॉनिटर क्या करते रहेंगे। अब जब हम दे रहे हैं, जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पे जितने भी वाइटल पैरामीटर्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते रहेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहाँ पे सिवरिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है या फिर साइनोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे दिखाई दे सकती हैं अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान कह सकते हैं इन चीज़ों को चेक नहीं किया गया,
ठीक है। अगर मान लिया वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है तो उस कंडीशन में वहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट को तुरंत स्टॉप कर देंगे। अब इसमें क्या क्या चेक करते हैं, तो सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। पल्स रेट, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, स्किन कलर, ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे, ठीक है, कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। अब स्टेप 7 की बात करते हैं। मेंटेन इमर्शन फॉर 10 to 15 मिनट आर एज प्रेस्क्राइब्ड। तो वहाँ पे जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितना रहेगा, मोस्टली अगर देखा जाए नॉर्मली जो रहता है वो 10 to 15 मिनट्स रहता है, ठीक है। बाकी वहाँ पे फिजिशियन के अनुसार भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बताया जाएगा उसके अनुसार करेंगे, या फिर पेशेंट की कंडीशन देखेंगे कैसी है, वो उतना टेम्परेचर कितने टाइम के लिए उसको टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगी, वहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो भी सही रहेगा और वहाँ पे पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट फील भी नहीं होगा। नेक्स्ट है रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द बाथ। तो जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद जो पेशेंट को वहाँ पे धीरे धीरे रिमूव करेंगे, एकदम से उसको पानी बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर एकदम से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीनेस या फिर हाइपोटेंशन की कंडीशन का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए पेशेंट को वहाँ पे ग्रेजुअली निकाल लेंगे। ड्राई द पेशेंट इमीडिएटली। इसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को जो सॉफ्ट टॉवेल रहेगी कॉटन की उससे उसको ड्राई करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो हीट का लॉस होगा वो ना होने पाए, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, वहाँ पे ड्राई करेंगे। इसके बाद रैप द पेशेंट इन वार्म ब्लैंकेट। फिर जो पेशेंट रहेगा उसको वार्म ब्लैंकेट में चारों तरफ से कवर कर देंगे, जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो स्टेबलाइज रहेगा और वहाँ पे पेशेंट को शिवरिंग की जैसी कंडीशन भी नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, रिलीजेज वाइटल साइंस अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के बाद लगभग 30 मिनट के बाद क्या करेंगे, फिर से जो पेशेंट है, पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, जितने भी वाइटल साइंस होते हैं वो चेक करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो पेशेंट रहेगा वो भी कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है, फीवर रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो इसके क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होंगे, इन और अलग अलग जो आर्गन्स रहते हैं, अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं, उन पे क्या इसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।